हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में पढ़ेंगे उसके आगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इससे पहले मैंने नाभिक के बारे में उसके संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दे चुका था। अब हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या है, सन 1896 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है हेनरी बेकेरल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोजा या फिर उन्होंने एक परीक्षण किया जिसके अनुसार किसी यूरेनियम और उससे संबंधित जो लवण है, ये तत्व क्या है, अदृश्य स्वतः ही अदृश्य किरणें छोड़ रही थी या उत्सर्जित कर रही थी। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और जो अदृश्य किरणें जो स्वतः ही उत्सर्जित हो रही यूरेनियम और उससे बने हुए यौगिकों से, उन्हें बैकेरल किरणें कहा गया। तथा वो पदार्थ जो ये किरणें जो छोड़ रहे थे, बैकेरल किरण उत्सर्जित कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ एवं इस परिघटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है, आया समझ में रेडियो एक्टिविता के बारे में 1896 में हेनरी बेकेरल ने बताया था। ठीक है, आया समझ में क्या क्या है, एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, उन्हें हम बैकेरल किरणें कहें। तथा जो पदार्थ जो किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, तथा इस परिघटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में बहुत ही सरल है। अब इससे संबंधित जो गुण है बैकेरल किरणों की जो है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या मिला, बैकेरल किरणें, बैकेरल किरण। ठीक है, तो ये बैकेरल किरण के गुण की बात कर लेते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं। तो जो बैकेरल किरण जो थे, उनकी पहली विशेषता यह थी कि ये किरणें तो स्वतः उत्सर्जित होते हैं, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी आंतरिक बल के स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं। ये किरण जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या है, और उनके सभी यौगिकों से उत्सर्जित होता है। केवल रेडियो एक्टिव पदार्थ से ही नहीं, उनके यौगिकों से भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, और इन किरणों पर पदार्थ के ताप, अन्य भौतिक और रासायनिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अगर इसमें हम टेम्परेचर डाल देते हैं या उसकी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनसे बैकेरल किरणें निकल रहे हैं, उसके भौतिक अवस्था या रासायनिक गुण में परिवर्तन करते हैं, तो वो उस पर प्रभावित नहीं होता, वो स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं ना। बैकेरल किरणें अल्फा, बीटा और गामा किरणों से मिलकर बनी होती हैं। बैकेरल किरणें जो है अल्फा, बीटा व गामा किरणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो बैकेरल किरण है, कौन कौन बैकेरल किरण है, अल्फा, बीटा व गामा, है ना। अब इन बैकेरल किरणों की प्रकृति अर्थात अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो रदरफोर्ड ने बताया, उन्होंने एक प्रयोग किया जिसके अनुसार क्या है, जब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, उसको एक लेड से बने बॉक्स में भर कर रखा और उसके लिए छिद्र बनाया, ताकि जो बैकेरल किरणें जो हैं, ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ को जब एक लेड से बने बॉक्स में रखा गया और जब वो, अब उनके सामने हम एक विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किए। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का क्या है, ये धनात्मक प्लेट है। ठीक है, ये धनात्मक प्लेट और ये जो है ऋणात्मक प्लेट। ठीक है, मतलब जब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो स्वतः ही रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं, जहां से बैकेरल किरणें निकलती हैं, उन्हें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो जो निकलने वाली किरणें जो हैं, एक जो किरण थी, कुछ किरणें जो हैं कहाँ की ओर जा रहे थे, ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस प्रकार से जो है ऋणात्मक प्लेट की ओर वो आकर्षित हो रहे थे, इस टाइप से। ठीक है, कुछ किरणें जो हैं और कुछ किरणें जो है निकलने के पश्चात धनात्मक प्लेट की ओर इस प्रकार से आकर्षित हो रहे थे, और कुछ किरणें जो हैं वो जो है सीधा सीधा बिना किसी विचलन के साथ सीधा सीधा बाहर निकल रहे थे। ठीक है, आया समझ में। तो जो किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम से निकलने वाले जो किरणें विद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुए, उन्हें अल्फा किरणें कहा गया। जो किरणें धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुए, उन्हें बीटा किरणें कहा गया। और जो किरणें बिना विचलन के सीधा सीधा निकल गए, उन्हें कहा गया गामा किरणें।
ठीक है, तो ये था बैकेरल किरणों की प्रकृति के बारे में। अब जो है क्रमशः अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणों की गुणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके जो है अल्फा बीटा कणों की गुणों की बात। तो अल्फा बीटा और गामा किरणों की गुणों जो है आप जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा किरण। ये अल्फा किरण क्या है, ये अल्फा कण क्या है ना। अल्फा किरण किनसे मिलकर बना हुआ है, अल्फा कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अल्फा कण भारी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अल्फा किरण या अल्फा कण जिसको बोल रहे हैं वो भारी कणों से मिलकर बना होता है। इनका द्रव्यमान जो होता है नाभिक के जो इनका जो द्रव्यमान है हीलियम के जो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात ये हीलियम के नाभिक के तुल्य एवं प्रोटॉनों से 4 गुना भारी होता है। हीलियम जो परमाणु जो होते हैं जो प्रोटॉनों की तुलना में 4 गुना भारी होते हैं। ठीक है, ये किरणें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं ना। विद्युत क्षेत्र से वो ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होंगे और चुंबकीय क्षेत्र में एस ध्रुव की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, इनके ये जो किरणें होती हैं अल्फा किरणें, वो जो है फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती है। इनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। ठीक है, बीटा किरणें और गामा किरणों की तुलना में इनकी वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। इनका जो वेग होता है, अल्फा कणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का, इनका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, ये हो गया अल्फा किरणों के बारे में। अब मैं आता हूँ बीटा किरणों के बारे में, या बीटा कणों से मिलकर बना किरण को हम क्या बोलेंगे, बीटा किरणें कहेंगे। जो बीटा किरणें या बीटा कण है उनका द्रव्यमान जो होता है या फिर अल्फा कणों की तुलना में काफी क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, इनके जो द्रव्यमान जो है विशेष तौर पर अगर हम बीटा किरणों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है और थोड़ा सा प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रखने पे वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होंगे तथा चुंबकीय क्षेत्र रखने पे एन ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे। और इनका जो तथा इनका वेग जो होता है, इनका वेग जितना है बीटा कण, ये तो अल्फा की बात है, बीटा की बात करते हैं तो इसका जो वेग जो है या फिर 0.98 सी, जहां सी क्या है, प्रकाश का वेग, इसके बराबर होता है। मतलब बीटा किरणों का जो मान होते हैं 0.36 गुणित सी और 0.98 गुणित सी के तुल्य होता है। ठीक है, ये भी जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रतिकर्षित करते हैं, ये प्रभावित करते हैं तथा बीटा किरणों का जो विभेदन क्षमता होता है वो अल्फा कणों की तुलना में कम लेकिन गामा किरणों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आया समझ में। और इनके अलावा जो है इनकी विभेदन क्षमता भी अधिक होता है। ठीक है, ये जो है प्रतिदीप्त पदार्थों में क्या प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देते हैं, प्रतिदीप्तशील पदार्थों में। अब हम अगला नंबर बात करते हैं गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणें क्या हैं, किरणें, तो ये जो किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो गामा किरणें बिना किसी विचलित हुए सीधा सीधा निर्गत हो जाते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ना धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं ना ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं इनमें। और इनका जो वेग होता है, गामा किरणों का वेग प्रकाश के तुल्य होता है। मतलब इनकी जो वेग जो है प्रकाश के वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इनकी आयनीकरण की जो क्षमता, ये गैसों को आयनीकरण भी कर देते हैं, जो अल्फा कणों की तुलना और बीटा कणों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये जो है प्रतिदीप्तशील पदार्थों में जो है प्रतिदीप्ति भी उत्पन्न कर देते हैं। इनकी वेधन क्षमता अल्फा कण और बीटा कणों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और बाकी इससे संबंधित और जो विशेषताएं हैं आप बुक से पढ़ लीजिएगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आया समझ में, एक बार देख लो, बहुत ही सरल था। अब आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। ठीक है, ये है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। ये तो आप सभी जानते हैं, अभी जस्ट हमने बात किया था जब बैकेरल किरणें जो हैं कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम स्वतः ही क्या करते हैं, अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, जिसे जो है
बैकेरल किरणें कहा जाता है। तो किसी क्षण और जो पदार्थ ये गुण प्रदर्शित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा स्वतः उत्सर्जित करने वाले जो कणों की जो संख्या जो है उस क्षण उस परमाणु में उपस्थित, उस तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहता है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पदार्थ है रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित कर रहा है, तो किसी क्षण उस उत्सर्जन की मात्रा जो है उसी क्षण उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे हम माना टी समय में मान लेते हैं टी समय में रेडियोएक्टिव पदार्थ में उपस्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है। ठीक है, तथा t प्लस dt समय में परमाणुओं की जो संख्या पहले से घटकर n माइनस dn हो गया। ठीक है, मान लेते हैं पहले क्या था, परमाणु की संख्या t समय में n था और कुछ समय पश्चात जो है मान लेते हैं t प्लस dt समय में थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड पश्चात जो है परमाणु की संख्या कितना घट गई, dn घट गया है। ठीक है, तो कुल संख्या कितना बचा, n माइनस dn, जितना भी घटा होगा उसको हम घटाएंगे तो इसके बराबर है। तब परमाणुओं की क्षय की जो दर है परमाणुओं के क्षय होने की दर जो होगा वो कितना है, वो बराबर होगा माइनस dn बाई dt। ठीक है, ये हो गया परमाणुओं की क्षय की दर। तब इस नियमानुसार जो परमाणुओं की जो संख्या है परमाणुओं की क्षय होने की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है, किसी क्षण परमाणुओं की जो क्षय होने की दर जो है उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n प्रोपोर्शनल टू माइनस dn बाई dt। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है, या फिर n बराबर हम माइनस लेमडा dn बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, जहां बताएंगे लेमडा क्या है, अनुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, लेमडा को एक अनुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऋण चिन्ह जो है, ये जो ऋण चिन्ह है किस बात को बता रहा है कि यहाँ पे प्रति समय का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं की संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, उसे बता रहा है। ठीक है, इसको चाहो तो लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह जो है, चिन्ह प्रति सेकेंड परमाणुओं की संख्या में कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो है समीकरण 1 में आ जाते हैं। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऐसा करते हैं कि n को इधर पक्षांतर कर देते हैं और dt और लेमडा को इस तरफ पक्षांतर कर दें। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, dn बाई n माइनस लेमडा dt। ठीक है, अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर
करने पर, तो समीकरण 2 का समाकलन करूंगा, समाकलन dn/n बराबर में समाकलन माइनस लैम्डा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n dn बराबर में माइनस लैम्डा को बाहर कर दूंगा 1 dt। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, 1/n का समाकलन क्या होगा, log n होगा, जैसे कि 1/h dx का समाकलन क्या होता है, log n। इसी प्रकार इसका क्या हो गया, log n। ठीक है, इधर से 1 का dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना हो गया, माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, प्लस एक नियतांक लगा देते हैं c। ठीक है, ये हो गया इसका समाकलन, ये समीकरण 3, जहां बताएंगे c जो है एक समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ये हो गया हमारा c। अब मान लेते हैं कि जब समय 0 रहा होगा, उस समय जो है उस रेडियोएक्टिव पदार्थ में जो परमाणु की संख्या है n0। ठीक है, मतलब t बराबर 0 समय में परमाणुओं की जो संख्या है, संख्या n0। ठीक है, परमाणु की संख्या क्या है, n0 है, तब उस दौरान, ठीक है, t बराबर 0 समय में परमाणु की संख्या n0 है, तब समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे, n0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा log n0 माइनस में लैम्डा, t की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log n0 बराबर में c। ठीक है, तो c का मान मिल गया log n0। आया समझ में। अब जो है इस मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, log n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस log n0। हमने क्या किया है, इस c के जगह log n0 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, log n माइनस log n0 बराबर में माइनस लैम्डा t, इस log n0 को पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log n अपॉन n0 हो जाएगा log के नियम से। ठीक है, इधर कितना हो गया लैम्डा t। अब जो है log का पक्षांतर करने से क्या होते हैं, log का पक्षांतर जो होते हैं e के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n अपॉन n0 बराबर में e की पावर लैम्डा t हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या, देखिए n का पक्षांतर कर देते हैं, तो n बराबर n0 e की पावर लैम्डा t, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, ये जो समीकरण है n बराबर n0 e की घात में माइनस लैम्डा t, ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहलाता है रेडियोएक्टिव क्षय का समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी क्षय का समीकरण है। ठीक है, ये जो समीकरण 4 है रेडियोएक्टिव क्षय का समीकरण है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब इससे संबंधित कुछ स्थितियां हैं, अब देख लेना, आया समझ में। हम आगे बढ़ते हैं, अर्ध आयु काल अगला टॉपिक है। अर्ध आयु काल, देखिए अर्ध आयु काल क्या है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल वह समय है जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की जो विघटन की संख्या जो है प्रारंभिक मान का आधा हो जाए
उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं, आधा समय है ना। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जब वो विघटन शुरू हुआ तो प्रारंभिक मान का अगर आधा घट जाता है तो आधा होने में जितना भी समय लगा होगा उसको, चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड या 5 साल 10 साल या 50 साल लगा, उस समय को हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या में मान लेते हैं t बराबर 0 समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की जो संख्या है n0 है। ठीक है, मान लेते हैं उसमें पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 है और t बराबर t समय में घटकर n हो, t बराबर t समय में n हो तो, ठीक है, तब क्या है हो तो हम जानते हैं we have रेडियो एक्टिव क्षय का समीकरण। क्या है भाई, रेडियो की क्षय का समीकरण ये है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि t का मान क्या हो, t हाफ हो। ठीक है, t का मान हम कितना रखेंगे, t आधा रखेंगे, तब n का जो मान है प्रारंभिक मान का कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। n का मान जो प्रारंभिक मान का आधा रहेगा तब की बात करते हैं। तो इस मान को जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या रखेंगे, n के जगह n0/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा n0/2 बराबर में n0 और e की पावर लैम्डा, t के जगह t हाफ रखेंगे। ठीक है, n0 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 1/2 e की घात में लैम्डा और t आधा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, e का पक्षांतर क्या होता है, e का पक्षांतर लॉग होता है। ठीक है, इसको याद रखना, e का जब पक्षांतर करते हैं तो लॉग होता है, या लॉग का पक्षांतर क्या होता है, e होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, e का पक्षांतर लॉग होता है तो हम लिख सकते हैं log 1/2 बराबर में माइनस लैम्डा t/2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 1 माइनस में log 2 बराबर माइनस लैम्डा हाफ। ठीक है, क्योंकि log 1 का मान होता है 0। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे माइनस log 2 बराबर में माइनस लैम्डा t/2। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा और log 2 बराबर मिल जाएगा लैम्डा t हाफ। ठीक है, या फिर t हाफ का मान जो होगा log 2/लैम्डा। ठीक है, अब जो है log का आधार 10 लेने पर 0.203 लेने पर क्या हो रहे थे, हाँ ठीक है, 2.3031 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब आधार log का आधार 10 लेने पर कितना का गुणा करते हैं, 2.3031 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.3031 इंटू log 10 बेस में 2 बटे में लैम्डा। ठीक है, और log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, तो t का मान कितना हो जाएगा, इसलिए t का मान हो जाएगा 2.3010 मल्टीप्लाई 0.3010 बटे में लैम्डा, या t हाफ का मान आ जाएगा 0.639 बटे
लैम्डा। ये हो जाएगा किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायुकाल का व्यंजक। ठीक है, ऐसा समझ में बहुत ही सरल था। ये है रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायुकाल का व्यंजक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेडियोएक्टिविटी सक्रियता। ठीक है, या रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। ठीक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य है कि जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो क्षय होने की जो दर है वो जो है उसकी सक्रियता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितने जो सक्रिय हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है बैक्टीरियल किरणें जो बाहर हो रही हैं अदृश्य किरणें, उनकी सक्रियता के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात यदि हम t समय पे मान लेते हैं t समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n हो। ठीक है, तो जो रेडियोएक्टिव सक्रियता क्या बोलता है, जो प्रति समय जो है प्रति सेकंड क्षय होने की जो दर है, परमाणु की संख्या की क्षय होने की दर, उसकी सक्रियता के समानुपाती होता है। अर्थात R हम क्या लिख सकते हैं, -dN/dt। ठीक है, जहां हम बताएंगे माइनस चिन्ह जो है प्रति सेकेंड सक्रियता में कमी को बता रहे हैं। ठीक है, कमी को प्रदर्शित करता है। ये हो गया। ठीक है, ये लेकिन हम जानते हैं वी हैव n का फॉर्मूला जानते हैं n0 e⁻⁻λt। क्या है, रेडियोएक्टिव क्षय का जो समीकरण है n बराबर n0 -λt, जहाँ n जो है किसी समय t पर परमाणु की संख्या, जबकि n0 है प्रारंभिक समय में परमाणु की संख्या है, लैम्डा जो है क्षय नियतांक है और t जो है समय है। ठीक है, ये जानते हैं। अब इस मान को जो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, r -d/dt। n की जगह कितना रख लेंगे, n0 e⁻⁻λt। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब हम इसका क्या करते हैं, d/dt मतलब अवकलन है, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अवकलन किसके लिए होगा, माइनस तो बाहर रहेगा, n0 क्या होगा, नियतांक हो जाएगा, ये हो गया बाहर d/dt, और इसका होगा e⁻λt बस का क्या होगा, अवकलन होगा। तो कैसे होगा, e की घात में t का अवकलन क्या होता है, ये जो संख्या सामने आ जाता है तो माइनस लैम्डा और e⁻λt। ठीक है, ये हो गया इसका अवकलन। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और n लैम्डा n0 लैम्डा n0 था ना, e⁻⁻λt, ये किसके बराबर है, r के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि n0 लैम्डा बराबर r0, एक नियतांक ले लेते हैं। ठीक है, सक्रियता नियतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता नियतांक मान लेते हैं। ये जो है सक्रियता नियतांक, तो अब इसको सक्रियता नियतांक के लिए भी n0 का मान प्रारंभिक में परमाणु की संख्या नियत होता है, लैम्डा तो क्षय नियतांक, इसलिए एक नया नियतांक ले लेते हैं और r बराबर मिलेगा r0 e⁻λt। ये हो जाएगा किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रियता का समीकरण। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही सरल है। अब हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन के
बारे में आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हो या फिर केमिस्ट्री कक्षा में भी पढ़े होंगे, 12वीं की ही केमिस्ट्री में। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब हम भारी नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, मतलब नाभिक में जब न्यूट्रॉनों को छोड़ा जाता है, बमबारी किया जाता है, तो जो नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है उनमें टूटता है तथा 3 न्यूट्रॉनें भी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। उसका कारण क्या है? जब नाभिक का जो दो हल्के नाभिकों में जब टूटता है, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं नाभिक में, तो जो नाभिक का द्रव्यमान और जो दो हल्के नाभिक में टूटे उनके द्रव्यमान में क्या होता है? कमी होता है। जब उनको तुल्य किया जाता है तो जो द्रव्यमान में जो कमी है, आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² के अनुसार से क्या हो जाता है? द्रव्यमान में कमी किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में बदल जाएगा। तो और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम 235 और 92 का जब हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो क्रिप्टॉन और बेरियम नामक दो अन्य समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूटता है तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है। साथ ही साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक समीकरण देखते हैं। जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो क्या होता है? ये यूरेनियम 236 92 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन ग्रहण करके 235 से वो 236 में परिवर्तित हो जाता है। ये 236 92 यूरेनियम जो है वो जो है 146 बेरियम 56 और 89 36 8936 क्रिप्टॉन, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और Q ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, आया समझ में? अब हम बात करते हैं बाकी नाभिकीय विखंडन से संबंधित कुछ चीजें और देख लेना आप। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। अब है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन के जस्ट उल्टा है। जब दो हल्के परमाणु के नाभिकों को आपस में जोड़ा जाता है या संयुक्त किया जाता है तो बने हुए नए नाभिक का द्रव्यमान जो है दो हल्के नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में कमी होता है। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण के अनुसार ऊर्जा में यह कमी जो होगा द्रव्यमान में यह कमी जो है ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है और अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा मिलता है। तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। संलयन में क्या हो रहे? जुड़ रहे हैं, जबकि विखंडन में वो टूटे थे। ठीक है, दो प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि दो प्रोटॉन जो हैं मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तथा एक पॉजिट्रॉन, ये हो गया, और साथ ही साथ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ और कुछ उदाहरण आप देख लेना। ठीक है, हो गया? आया समझ में? आगे का क्लास अब मैं कल बताऊंगा।